भारत सरकार और हमारी इंडियन आर्मी को पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब देना चाहिए जिस भाषा में वो जवाब समझ सके। वो बात की भाषा हो, वो लात की भाषा हो, वो घूसों की भाषा हो, वो मिसाइल से समझे, वो जिस तरीके से समझे उसे उस भाषा में जवाब ज़रूर मिलना चाहिए। इसलिए नहीं कि वहाँ हम नहीं चाहते, हम ये नहीं कह रहे कि वो इनह्यूमन है, हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने ह्यूमैनिटी के तौर पे सीज़ फायर और एग्रीमेंट को अग्री किया था, आपको अपनी बात पे कायम रहना चाहिए था। आपको इतना ही अमन, चैन, सुकून सब प्यारा था तो आपको उस चीज़ का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। सीज़ फायर को हुए हुए 3 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे जब आपने उसका उल्लंघन किया है, और जब आपने उल्लंघन किया है तो उसी सीज़ फायर के जो अग्रीमेंट साइन हुआ था उसके अंदर इंडिया ने क्लियरली कहा था कि पाकिस्तान की ओर से कुछ भी इस बार हमला शुरू होता है, वो चाहे हल्का सा भी हो, हम उसको एक जंग तौर पे लेंगे और हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो जो कहा गया है वो अवश्य होना चाहिए, और वो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया देखेगी अब, जब हम इतने सालों से टेररिस्ट अटैक सारे जुल्म सहते आए हैं, तो अब हमारे पास इतना स्ट्रॉन्ग डिफेंस, आर्मी, गवर्नमेंट सब है स्टैंड लेने के लिए। तो हमारे सिविलियंस को डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें पूरा ट्रस्ट है अपनी कंट्री पे, अपने आर्मी पे, अपने प्राइम मिनिस्टर पे, अपने डिफेंस मिनिस्टर्स के ऊपर, सबके ऊपर ट्रस्ट है, और हमें पता है कि हमारे सिविलियंस को कोई खतरा नहीं होगा अब की बार। अच्छा, जिस तरह से आपने देखा होगा कि कल ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है इंदिरा गांधी को लेकर कि इंदिरा जी होती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते, उन्होंने करके दिखाया है। मोदी जी का जो 56 इंच का सीना था वो नज़र नहीं आ रहा है अब। तो कांग्रेस इंदिरा को लेकर जो याद कर रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? बात जब इंदिरा गांधी की आती तो हमने उन्हें टाइटल दिया हुआ है आयरन लेडी। वो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ने उनका सम्मान किया था तब भी। और जब ये इंदिरा गांधी को याद करते हैं तो 1971 की बात करते हैं, और 1971 के अंदर जो इंदिरा गांधी ने किया था अगर उसको याद किया जाए तो उनके जो पक्ष की अपनी पार्टी थी उसके अंदर काफ़ी लोग विरुद्ध में थे, और उनका साथ उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और उनकी सरकार ने दिया था। यदि वो सरकार साथ नहीं देती तो इंदिरा गांधी भी सही रास्ते पे नहीं चल पाती। उन्होंने पहली बार ऐसा हुआ था हिस्ट्री के अंदर जहाँ पे ओपोजिशन पोजीशन रूलिंग पार्टी के साथ आके उस चीज़ को उसके अंदर उन लोगों ने नेशन फर्स्ट को रख के सारी चीज़ें की थी, और उन्होंने उसको आगे बढ़ाया था, इसलिए वो पहुंच गई थी। हालांकि कांग्रेस तो उस टाइम भी अगेंस्ट थी जब इंदिरा गांधी ने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया था। तो अगर वो आज मोदी की बात करते हैं तो वो अपना स्टैंड देखें, मोदी की पार्टी का स्टैंड देखें, तो उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि वहाँ पर उनको ओपोजिशन का साथ मिला था। यहाँ पर ओपोजिशन आज भी अलग खड़ा होकर पाकिस्तान के फेवर में गा रहा है, और पाकिस्तान के फेवर में वो हमेशा से गाता आया, कोई नया नहीं है उनके लिए। वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे इनकी जितनी मर्जी अलायंस इन्होंने बनाई हो, सबके सब इंडिया के अगेंस्ट खड़े होने की जब बात आती है वही है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने याकूब मेमन के लिए रात के अंदर पिटीशन फाइल किया था कि उसको फांसी नहीं होनी चाहिए। ये वही लोग हैं जो आतंकियों का समर्थन करते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए। अगर ये लोग इतने सही थे, 2014 से पहले इनकी सरकार थी, ये रेप के ऊपर भी एक्शन ले सकते थे। निर्भया कांड इनके काल में हुआ था। ये इतनी सुरक्षा की बात करते हैं तो इनके काल के अंदर तो लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, तो ये देश सुरक्षा की बात कहाँ से करते हैं? इतनी पीछे जाते हैं तो ये बाकी के युद्ध के समय की बात क्यों भूल जाते हैं? 1971 हो गया, 1984 हो गया, 19 से पहले कितने युद्ध हुए थे, इसके अंदर इनका अपना खुद का हाथ था। पुलवामा अटैक के अंदर ये थे। बरखा दत्त ने क्यों लाइव जर्नलिज्म करके अपना जर्नलिज्म प्रमोट करने के लिए, टीआरपी के लिए इन्होंने सारा आर्मी की सारी चीज़ें बाहर की थी। वो तो कोई किसी उसके अंदर नहीं था, वो तो किसी पार्टी के रिगार्डिंग नहीं था, वो तो आर्मी के लिए था, वो तो हमारी कंट्री के लिए था। ये हमारी कंट्री को कैसे सुरक्षा रखेंगे? जब भी अटैक होता था ये तो हमेशा बोलते थे, पहले बसों के अंदर कभी देखें तो लिखा आता था सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, लापरवाही एक दुर्घटना को दे सकती है। तो ऐसी चीज़ें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिविलियंस पे डालने के बाद आप एक्शन नहीं ले सकते। और जो एक्शन लेने के मोड में जो इस टाइम पे सरकार बैठी है, ऐसा नहीं है, उरी भी इन्हीं के समय में हुआ है, पुलवामा भी इन्हीं के समय में हुआ है। ये पठानकोट याद दिलाते तो उसके बाद भी इन्होंने अटैक किया है। एयर स्ट्राइक हो गई, आपकी सर्जिकल स्ट्राइक्स होगी, आपका अभी का जो ये हुआ है ये पहलगाम वाला ऑपरेशन सिंदूर, ये सब इसी सरकार के द्वारा किया गया है। आपकी सरकार कितने समय थी और आपने क्या अटैक किया है,
आपने क्या किया था 26/11 तो सबको याद है, जब ये ओबामा करते वहाँ गए थे। तो इन्हें खुद गौर फरमाने की ज़रूरत है ये किस साइड पे, और ये आज भी ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। सीज़ फायर से पहले तक ये डी एस्केलेट वॉर चला रहे थे, सीज़ फायर से पहले ये अमन और चैन की बातें कर रहे थे, ह्यूमन राइट्स की बातें कर रहे थे, इंडिया को इनह्यूमन कह रहे थे। जब सीज़ फायर हुआ था इन सब ने उसके अंदर ट्वीट डाला, इन सब ने उसके ऊपर पोस्ट किया कि हाँ चलो थैंक गॉड अब सारी चीज़ें नॉर्मल होगी। 3 घंटे बाद अगर आप जिसके फेवर में खड़े हैं वो आपके बातों के साथ समर्थन नहीं रखता, वो दोबारा आतंकी हमला कर देता, अब आप क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? अब भी आप बोले ना कि नहीं हम तुम्हारा साथ दे रहे थे, तुमने गलती की है, तुम इसका विरोध करो, लेकिन ये कभी नहीं बोलेंगे। मेरा ये सवाल है, जैसे जो लोग पहले जब राफेल आया था, राफेल की जो डील हुई तो बहुत सारा विरोध हुआ था कि इसमें घोटाला हुआ है, और S-400 की बात करें तो इस समय आपने देखा देश को और पहले तो क्या कुछ चीज़ें आपको बदलती हुई नज़र आई? क्या अब मजबूत है हमारा देश, सुरक्षित हाथों में है? जिस तरह से अभी भारतीय सेना ने तगड़ा जवाब दिया है, लेकिन विपक्ष ने जिस तरह से विरोध किया राफेल का और S-400 का, तो क्या कहना चाहेंगे उसको ले? डिफेंस की बात रही यहाँ पे, तो इन्होंने कभी एक साइंटिस्ट और एक साइंटिफिक मैटर के अंदर भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट जो दिखाया था, जब साइकिलों के ऊपर मिसाइलें जाती थी हमारी, जब हमारे लोगों को दिक्कत आती थी साइंटिस्ट को, वो दौर भी इन्हीं के काल का रहा है। रही बात इनके डिफेंस की, तो इन्होंने कभी डिफेंस को तो इतना ज़रूरी समझा ही नहीं। जब हमारी आर्मी के अंदर था उन्होंने कभी हेलमेट नहीं दिए डिफेंस के लिए, इन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं देते थे, ये कश्मीर को इतना लाइटली लेते थे, इन्होंने कभी वहाँ की सिक्योरिटी पे गौर नहीं फरमाया, इन्होंने तो उसको बिल्कुल अपने देश से अलग हिस्सा समझ के रखा था। इन्हें डिफेंस तो कभी नॉर्मल लगा ही नहीं था। रही बात जो अब डिफेंस की बात रही, डिफेंस ने राफेल हो गया, आपका S-400 हो गया, आपके MI जेट्स हो गए, आपके जितने जेट्स हैं सारे के सारे इन्होंने टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर भी सवाल उठाए थे कि टैक्स इतना बढ़ गया है, टैक्स कहाँ जा रहा है। तो उसका जवाब इस सिंदूर ऑपरेशन ने बेहतरीन तरीके से दिया है। जो जितना टैक्स था, जो टैक्स पेयर ने दिया, वो सारा टैक्स यहाँ पे वसूलता हुआ दिखाई दिया एक आम नागरिक को, क्योंकि ब्लैकआउट और दिल्ली जैसी कैपिटल में रह के भी हमारे तक कुछ नहीं आया, ये सबसे बड़ी बात है। वरना आने को तो यहाँ पे सबसे बड़ा गढ़ ही है, ये गवर्नमेंट के लोग यहाँ पे, ऑफिशियल्स यहाँ पे, ये कैपिटल है देश का। सबसे ज़्यादा हाई अलर्ट पे आज भी दिल्ली ही है, जम्मू कश्मीर हो गया, आपका राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, एक भी मिसाइल जो भी एयर बॉम्बिंग इन्होंने बॉम्ब शेलिंग की है, सारी चीज़ें उसका मुंह तोड़ हवा में ही दिया गया है, एक भी चीज़ नीचे नहीं आ पाई है। उसके लिए हमें गर्व है और उससे हमें ये पता चलता है कि हमारा डिफेंस सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है कि एक आम व्यक्ति को भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जितने भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हमें कहे जा रहे थे कि आप ऐसे करें, आप छत के नीचे घुस जाएं, या आप बिल्कुल ऐसे कमरों को काला रखें, कोई सायरन की आवाज़ ना जाए, सायरन आए तो आप ऐसा करें, उन सब की किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी। ये एक दर्शाता है कि हमारे डिफेंस ने कितना सही काम किया है। दूसरा, हमारी सरकार कितनी एक्टिव थी जो लाइव मॉनिटरिंग कर रही थी बॉम्ब शेलिंग की, कि एक आम व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ और उसके लिए सोल्जर्स दिन रात खड़े रहे हैं। इतने समय से पाकिस्तान जो ये बर्बरता, जो आतंकवाद का समर्थन करते हुए हमें नुकसान पहुंचा रहा था, हमारे जो टूरिस्ट थे जिनके ऊपर उसने अटैक किया, उसका ये मुंह तोड़ जवाब बहुत अच्छा तरीका लगा पर्सनली। और ऐसे अगर हम करते रहे तो पाकिस्तान के अंदर से जड़ से आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। और पाकिस्तान आज नहीं, ये काफ़ी समय से और काफ़ी सालों से आतंकवाद को पालता हुआ आ रहा है, आतंकवादियों को ये छुपाता आ रहा है। आप अभी चाहे बिन लादेन को ले लें, ओसामा को, वो किसी भी आप टेररिस्ट को ले लें, याकूब मेनन को ले लें, किसी को भी ले लें, ये सब वहीं पे छुपते हैं। ऐसा क्या है पाकिस्तान के अंदर जो वो कहता है कि वो कभी टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन टेररिज्म के खिलाफ कभी आवाज़ भी नहीं उठाता नज़र आता। आप अभी का देख लें, जो पहलगाम के अगेंस्ट हमारी ये सिंदूर ऑपरेशन हुआ है, जो हमारे आर्मी ने अटैक किए, वो सारे के सारे टेररिस्ट कैंप्स थे, टेररिस्ट बेस था। वो पाकिस्तान में क्या कर रहा था? पाकिस्तान अगर इतना ही सही था तो वहाँ पे टेररिस्ट बेस होता ही नहीं। जब वहाँ पे टेररिस्ट बेस है तो उसके अंदर भी जैश ए मोहम्मद, जो ग्लोबली नोन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका चीफ वहाँ क्या कर रहा था, उसकी फैमिली पूरी क्या कर रही थी, और अगर वो मारे गए हैं तो उसके जनाजे पे जाके रोने का क्या फ़ायदा?
या तो आप समर्थन करते हैं, आप खुलेआम कहें कि हाँ हम समर्थन करते हैं, हम चाहते हैं आतंकवाद रहे, हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को फैलाना चाहते हैं, तो आप कभी किसी जगह पे, आप अफ़गानिस्तान देख लें, बलूचिस्तान देख लें, अब इंडिया देख लें, ये कब तक कितने लोगों के ऊपर अटैक करते आ रहे हैं। पहली बार इंडिया ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो भी उस बेसिस के ऊपर जहाँ सिविलियंस जो घूमने गए थे, एक व्यक्ति जिसकी अभी रिसेंटली शादी हुई है, वो हनीमून के लिए अपने पति के साथ गई हैं और उनके पति के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया है। एक हफ्ता पूरा नहीं हुआ है, आप सोचो उसके ऊपर क्या बीती होगी, उसके परिवार पे क्या बीती होगी। बैक ऑफ द स्टोरी बाद में हम कंसिडर करेंगे कि वो एक आर्मी का व्यक्ति था या वो क्या करता था क्या नहीं, लेकिन उस समय वो एक अपनी पर्सनल लाइफ के लिए गया था। काफ़ी समय बाद आर्मी, अगर हम देखें, हमारे आर्मी वालों को छुट्टी मिलती है, वो अपने फैमिली को बहुत कम समय दे पाते हैं। एक आम इंसान सुबह 9 से 5 की नौकरी करके घर जाके आमतौर पे अपने घर वालों के साथ घूम फिर सकता है, कभी भी मेरा घूमने का मन कर सकता है, मैंने परिवार के साथ जा सकते हैं। आर्मी वाले नहीं कर सकते हैं। वो वहाँ पे किस स्पेशल ओकेजन पे गए हैं, और अभी इस सीज़ वायर के अंदर हमारे जो आर्मी सोल्जर्स थे वो 45 दिन की छुट्टियों के लिए घर गए थे। इन्होंने जो ये सीज़ फायर भी तोड़ा, जो इन्होंने आतंकवादी हमला किया, उसके बाद उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई, उनको वापस अपने काम पे जाना पड़ा, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो वापस सेम अपने घर पे आ पाएंगे, खुशहाल होंगे, सही सलामत होंगे। क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा वो बात की चीज़ है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ये नहीं है कि आर्मी मुँह तोड़ पलटवार कर रही है पाकिस्तान के ऊपर, वो ये दिखा रही है कि भारतीय हमेशा एक दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, हमेशा एक समझौते के लिए तैयार रहा है। अभी भी हमने समझौते के लिए हाँ की थी, हमने राजीनामा में भरा था, उसके अंदर DGMO पाकिस्तान के उसने कॉल की थी इंडिया को इस बात को ख़त्म करने के लिए कि आप समझौता करें, रादर दैन IMF से आपने लोन ले लिया, आपको फंडिंग मिल गई, आपको सारी चीज़ें हो गई, उसके लिए कोई दो राय नहीं है, हमें उससे कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन आप उस फंडिंग से आप लोगों को मार रहे हैं, आप एक निर्दोष इंसान को मार रहे हैं, उसके बाद आप खुद ही विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं कि नहीं हम पे मारे जा रहे हैं। आपने पहले शुरुआत की है, उसके बाद आप आपका प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे खड़ा होके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने लोगों को ही गुमराह कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान किस तरीके से जीता? उसको फंडिंग मिली, उसने DGMO से कॉल करके इंडिया के अंदर सीज़ फायर की रिक्वेस्ट की, वाटर ट्रीटी कैंसिल हुई आपकी, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि आप जीत गए। ऐसी कौन सी वॉर है कि आप खुद सरेंडर कर रहे हैं और सरेंडर करने वाला कह रहे हैं कि वो जीत गया? तो ये बहुत सोचने वाली चीज़ें हैं, और ये सिर्फ एक इंडिया पाकिस्तान नहीं रह गया, ये ग्लोबल मैसेज जा रहा है कि आप जो कंट्रीज़ हैं किस साइड पे खड़े हो रहे हैं। एक इंडिया है जो टेररिज्म के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहा है, एक पाकिस्तान है जो टेररिज्म को फंड कर रहा है, टेररिस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है और सिविलियंस को मार रहा है। तो ये सोचने वाली चीज़ें हैं काफ़ी। ये कहते हैं कि इंडिया नंबर 1 कैसे बनेगा? इंडिया नंबर 1 तब बनेगा जब ऑपोजिशन के जितने लोग हैं वो लोग अपना मतभेद छोड़ के एक साथ आके देश के बारे में, देश के हित के बारे में सोचेंगे, तब देश आगे बढ़ेगा। देश के चलाने के लिए जो सरकार चाहिए, जो लोग चाहिए, उन लोगों में एक यूनिटी होनी चाहिए, उनका एक स्टैंड होना चाहिए, तब जाके देश आगे बढ़ेगा। ये कहते हैं कि किसी दूसरे देश को नीचे गिराने से देश आगे बढ़ता है, तो वो कभी हमारा ऑप्शन रहा ही नहीं है। हम खुद को पहले से और आज के इंडिया को देखेंगे, हम खुद से खुद को कंपेयर करके आगे बढ़ सकते हैं, हमें दूसरे देश को नीचे दिखा के आगे बढ़ने की ज़रूरत कभी से नहीं रही है। रही बात ये कहते हैं कि बाकी देशों के कंपैरिजन में, तो हमारी पोजीशन आज की डेट में स्ट्रॉन्ग ही हुई है, चाहे आप इकोनॉमिकल बेसिस पे ले लें, आप डिफेंस बेसिस पे ले लें, आप इंडस्ट्रियल बेसिस पे ले लें, आप मैन्युफैक्चरिंग बेसिस पे ले लें, आप कोई सा भी सेक्टर उठा के देखें आज की डेट में, जो इंडिया की पास्ट में पोजीशन थी उससे काफ़ी आगे निकल चुका है। चाहे आप पॉवर्टी लाइन ले लें, उसके अंदर काफ़ी कम लोग रह गए, 1.7% रह गए, जो 2023 तक आई गेस 2.7 या ऐसा कुछ परसेंटेज था, और इनके काल के अंदर तो पता नहीं 21 और 11-17% के बीच में ही अटका रह गया था। तो ये उस चीज़ की तो बातें करें ही नहीं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा।